Hello everyone, today we are going to discuss the Lead Code Weekly Contest 398. So let's start. So the first problem is special array 1. So consider an array to be special if every pair of its adjacent elements contains two numbers with different parity. Okay, so हमें कहा है कि हमें एक array दिया है और उसके वो array स्पेशल तब होगा जब उसके सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स, so सपोज यहाँ पे कोई एलिमेंट है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, तो जब उसके सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स अगर डिफरेंट पैरिटी के होंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं पैरिटी क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की पैरिटी होती है। फर्स्ट होती है ओड पैरिटी और सेकंड होती है इवन पैरिटी। तो जो नंबर ओड होते हैं बेसिकली, तो वो ओड पैरिटी के हो गए। सो जिनका मॉड्यूलो 2 1 आता है, ये ओड पैरिटी के होते हैं, और जिनका मॉड्यूलो 2 0 आता है, ये इवन पैरिटी के होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 और 2, तो ये दोनों, अब दो नंबर सेम पैरिटी के हैं या नहीं, तो अगर दोनों ओड हैं तो सेम पैरिटी के हैं, दोनों इवन हैं तो सेम पैरिटी के हैं। तो से ओड ओड सेम पैरिटी। ठीक है, सिमिलरली इवन इवन, ये भी सेम पैरिटी। और अगर ओड और इवन, ये डिफरेंट पैरिटी। या सिमिलरली इवन प्लस ओड, मतलब ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी डिफरेंट पैरिटी। ठीक है, तो अब मान लो ये वाला एग्जांपल है, तो 1 और 2, तो ये दोनों डिफरेंट पैरिटी के हैं। 2 और 3, ये दोनों, सो 1 और 2, ये दोनों डिफरेंट पैरिटी के हैं। एक ओड है, एक इवन है। 2 और 3, ये दोनों भी डिफरेंट पैरिटी के हैं। 3 और 1, ये सेम पैरिटी के हैं। ठीक है, जो 2 और 3 है वो डिफरेंट पैरिटी के हैं, और जो 3 और 1 है ये सेम पैरिटी के हैं। ठीक है, तो अब टेस्ट केस देख लेते हैं। पहला टेस्ट केस क्या है, नम्स 1। तो जो नम्स है, जो हमारा एरे है बेसिकली, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट है तो ऑब्वियसली मतलब कोई पेयर बनता ही नहीं, तो वो सेटिस्फाई करता ही है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 1 4। 2 1 4, तो एडजेसेंट क्या क्या होंगे, 2 1 और 1 और 4। तो 2 और 1, ये दोनों डिफरेंट पैरिटी के हैं। 2 जो है वो इवन है, और जो 1 है वो ओड है। और सिमिलरली 1 और 4, ये दोनों भी डिफरेंट पैरिटी के हैं। तो हमें क्या कहा है कि सारी डिफरेंट पैरिटी के होने चाहिए, तो इसका इसलिए ये ट्रू है। सो ये दोनों डिफरेंट पैरिटी के हैं और ये दोनों भी डिफरेंट पैरिटी के हैं। तो हमें क्या कहा है कि जो सारे पेयर, एवरी पेयर ऑफ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट्स कंटेन्स टू नंबर विद डिफरेंट पैरिटी, तो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब जो है लास्ट एग्जांपल देखते हैं, 4 3 1 6। 4 3 1 6, तो पहला पेयर देखते हैं 4 3। ये दोनों डिफरेंट पैरिटी के हैं। जो फर्स्ट नंबर है वो इवन है, और जो सेकंड नंबर है वो ओड है, तो ये दोनों डिफरेंट पैरिटी के हैं। अगला 3 और 1। 3 और 1, इस केस में दोनों ओड हैं, ओड कोमा ओड, तो ये दोनों सेम पैरिटी के हो गए, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है क्या, ठीक है, तो 4 3 1 और 6, तो यहाँ पे जो 3 और 1 है, ये दोनों सेम पैरिटी के हैं, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो कुछ नहीं, इसका कोड भी बड़ा सिंपल सा है। अब जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, हम सारे पेयर चेक कर रहे थे, पहले ये वाला फिर ये वाला, सिमिलरली इसमें ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, तो हम सारे पेयर चेक करेंगे। और अब पैरिटी चेक करने का देखो दो तरीके हैं। या तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि इफ, ठीक है, अब दोनों सेम पैरिटी के हैं या दोनों डिफरेंट पैरिटी के हैं, तो अगर डिफरेंट पैरिटी है दैट मीन्स अगर मैं एक का रिमाइंडर लूंगा 2 के साथ, वो इक्वल नहीं होगा नम्स ऑफ i माइनस 1 2 के साथ, तब तक तो ठीक है। और
इसका मतलब है डिफरेंट पैरिटी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूँ, इसका मतलब हो गया सेम पैरिटी, ठीक है। तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो मैं रिटर्न करता हूँ 0, ठीक है। इसको तो ये देख सकते हो। और ये चीज़ भी हमने ऐसे चेक करी है, nums1 प्लस nums2 क्यों लिया इसमें। अब देखो, हमें इतना पता है कि अगर E1 प्लस E1 होता है तो जो सम आता है वो E1 आता है, ठीक है। ओड प्लस ओड होता है, इसका सम भी हमेशा E1 आता है। और E1 प्लस ओड होता है, इसका सम हमेशा ओड आता है, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओड प्लस E1, तो इसका सम हमेशा ओड आता है। तो अगर इन दोनों का सम E1 है तो ये सेम पैरिटी के हैं, और अगर डिफरेंट पैरिटी के हैं तो उनका सम ओड आता है। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं कि nums1 प्लस जो nums ऑफ i-1 है, अगर वो इवन है तो मतलब इवन है तो वो सेम पैरिटी के हैं, और इसलिए हम 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इसमें भी यही है, कंसिडर एन एरे टू बी स्पेशल इफ एवरी पेयर ऑफ इट्स एडजेसेंट एलिमेंट कंटेन्स टू नंबर विद डिफरेंट पैरिटी, ठीक है। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे है, बट इसमें क्या चेंज है कि इसमें हमें क्वेरीज दी हैं। सो यू आर गिवन एन इंटीजर नम्स एंड 2D मैट्रिक्स क्वेरीज। तो इसमें हमें क्वेरीज का मैट्रिक्स दिया है जहाँ पे क्वेरीज क्या है, फ्रॉम और टू। तो अब हमें क्या करना है कि हमें, पिछली बार तो हम पूरे एरे के लिए बता रहे थे कि वो स्पेशल है या नहीं। अब तो इस क्वेश्चन में हमें एक क्वेरी से फ्रॉम और टू यानी बेसिकली एक एरे का कोई सेगमेंट दे देंगे ये लोग, हमें उसके लिए बताना है कि ये चीज़ ट्रू है या नहीं, कि मतलब ये जो एरे है वो स्पेशल है या नहीं। सो अब ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 3 1 3 4 1 2 6, और जो हमें क्वेरीज दी हैं वो हमें पहली बार बताना है 0 से 4 के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4। तो फर्स्ट केस में तो हमें पूरे इसके लिए ही बताना है, पूरे एरे के लिए, ठीक है। अब पहले, उससे पहले एक चीज़ देखते हैं। लेट से मेरा कोई एरे है 3 4 1 2 6। अब मान लेते हैं एक बार ये 6 नहीं था यहाँ पे। अब इस एरे को देखते हैं, ठीक है। तो 3 और 4 डिफरेंट पैरिटी, 4 और 1 डिफरेंट पैरिटी, और सिमिलरली 2 और 1 डिफरेंट पैरिटी। इसका मतलब ये जो पूरा एरे है ये हमारा स्पेशल एरे है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा है वो स्पेशल एरे है, तो मैं इसके लिए एक बार 0 मार्क कर देता हूँ कि ये मेरा स्पेशल है। अब मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट आ जाता 6, ठीक है। अब एक और एलिमेंट आ गया यहाँ पे 6। अब 6 और 2 ये दोनों डिफरेंट पैरिटी के हैं, तो इसका मतलब जैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट आया तो क्या हुआ कि जो इसकी पैरिटी चेंज होगी। अब अगर हम देखें तो ये पूरा एरे यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ पे मेरा ये 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी पैरिटी अलग है। अब मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट आ जाता है 2, तो इस वाले मतलब ये दोनों भी सेम पैरिटी के हो गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरे ये भी सेम पैरिटी, मतलब तो ये भी स्पेशल एरे नहीं है, ठीक है। अब मान लो अगर कोई यहाँ पे कोई और सेगमेंट होता जो होता 3 4 1 2, ठीक है। दोबारा से अगर ऐसा कुछ होता तो हमें ये पता है कि ये वाला जो एरे है ये स्पेशल है, तो हम इसका जो इसके लिए जो एक तरह से प्रीफिक्स मार्क कर लेंगे कि हाँ ये वाला पूरा एरे है ये जो हमारा डिफरेंट पैरिटी का है, तो ये एक स्पेशल एरे है। तो अब एक चीज़ देखो, अगर कोई पूरा एक एरे है, मान लो कोई पूरा एरे है इस टाइप का, इसी में कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4 3 1 6 4 3 1 6, और इसके लिए जो हमें क्वेरीज दी हैं वो दी हैं 0 से 2, जो हमें क्वेरीज दी हैं 0 से 2, और जो दूसरी क्वेरी है वो 2 से 3। अच्छा आप ये देखो 0 से 2, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट पैरिटी, मैं यहाँ पे 0 रख लेता हूँ। ये दोनों सेम पैरिटी, मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ। ये दोनों डिफरेंट पैरिटी, मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये मैंने हर नंबर के लिए निकाल लिया।
अब मुझे 0 से 2 चेक करना है, तो जैसे हम प्रीफिक्स सम लेते हैं, हम वो कर लेंगे इस केस में भी। तो मान लेते हैं यहाँ से लेके, तो बेसिकली ये 0th एलिमेंट के लिए हो गया, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट के लिए हो गया, मतलब 0 1 के लिए, ये 1 2 के लिए, और ये 2 और 3 के लिए। अब हम इसका प्रीफिक्स सम ले लेंगे, तो प्रीफिक्स सम कैसा आ जाएगा, 4 3 1 6, तो यहाँ पे 0, यहाँ तक के लिए 1, ये दोनों सेम पैरिटी के थे 0। अब यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों डिफरेंट पैरिटी के थे, तो यहाँ पे 1 था, तो 0 + 1 1। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए दोबारा 1, और यहाँ अब आगे जो लास्ट नंबर है 0 एक और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया, और लास्ट में कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको खाली रखूँगा। तो अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरे, ये हमारा स्पेशल एरे है या नहीं, डिफरेंट पैरिटी, तो मैं क्या करूँगा, इसका प्रीवियस और इसके लिए जो करंट नंबर होगा, इनका डिफरेंस देख लूँगा। तो अगर इनका डिफरेंस 0 आता है, इसका मतलब इस सेगमेंट के बीच में कभी भी कोई दो नंबर ऐसे नहीं आए जिनकी पैरिटी डिफरेंट हो, समझे। अब अगर कोई मुझसे कोई दूसरी क्वेरी अगर आती है, समाप्त करते हैं, अगर कोई दूसरी क्वेरी आती है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, तो अब इसका प्रीफिक्स लेंगे, तो ये 0, और यहाँ पे ये मेरा जो लास्ट नंबर होगा वो, ठीक है, यहाँ पे इसको भी 1 ही रख लेते हैं, यहाँ पे 1, तो 1 - 0, इसका मतलब यहाँ पे ये आ गया 1, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसके बीच में एक बार, या मतलब एक बार एटलीस्ट कोई ऐसा नंबर है जिसकी पैरिटी सेम है, तभी तो यहाँ पे 1 सम मिल गया हमें। तो मतलब ये बस ऐसे है कि हमें ये 0 1 0 1 वाला कोई एरे दिया होगा, हमें ये बताना है कि इसके बीच में अगर कोई भी नंबर ऐसा आता है जिसकी सेम पैरिटी है, तो वो जो हमारा एरे है वो वैलिड एरे नहीं होगा, वरना जो हमारा एरे है वो वैलिड होगा। तो इसके कोड में भी हम ऐसे ही करेंगे। हमने ये प्रीफिक्स एरे बना लिया, इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, प्रीफिक्स। ठीक है, तो हमने 1 से लेके n तक के लिए एक प्रीफिक्स एरे रख लिया, और जिसमें हम क्या करेंगे, अगर दोनों की पैरिटी सेम है, ठीक है, अगर दोनों की पैरिटी सेम है तो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, और ये हम प्रीवियस एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं। अब क्वेरीज में हम सेम चीज़ करेंगे, हम करंट माइनस प्रीवियस -1 ये चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर ये सेम, अगर इसका जो सम है, यानी बेसिकली इसमें कोई वैल्यू आती है, तो इसको सम नहीं डिफरेंस देना चाहिए था मुझे। तो अगर डिफरेंस की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो मैं आंसर में फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, मतलब इस सेगमेंट के बीच में कोई ऐसा नंबर आया था मेरा जो जिनकी पैरिटी सेम थी, ठीक है, एल्स मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो इसको सबमिट कर लो। अच्छा, यहाँ पे प्रीफिक्स आएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So sum of digit difference of all pairs. So you are given an array nums consisting of positive integers where all the integers have same number of digit. तो इन्होंने क्या कहा है, एक एरे दिया है जिसमें कुछ नंबर्स होंगे, अब 1 2 2 3 1 2 मान लो ये है, 1 3 है, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। वन थ्री, ठीक है। तो पहली चीज इन्होंने क्या कहा है कि जो भी नंबर्स हैं, जितने भी इंटीजर हैं, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये सारे सेम नंबर ऑफ डिजिट होंगे, मतलब इन सब में 2 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी एरे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे से 123 है, या 112 है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिजिट्स हो जाएंगी। तो हमें अब डिजिट डिफरेंस की डेफिनेशन दी है, डिजिट डिफरेंस बिटवीन द टू इंटीजर is the count of different digit that are at the same position in two integer. तो ये हम देख लेते हैं क्या है, digit difference between two integer is the count of different digit। तो दो इंटीजर, तो हम पहले बार दो नंबर ले लेते हैं, 13 और 23 ले लिया मान लो हमने। तो इनका डिजिट डिफरेंस क्या है, काउंट ऑफ डिफरेंट डिजिट दैट आर इन द सेम पोजीशन। ये हमारी पहली पोजीशन है, तो इस पे कितने डिफरेंट डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो,
वन वन, तो जो 13 है और जो 12 है, ये 1 और 2, तो ये एक डिफरेंट डिजिट है। ठीक है, अगली बार हम क्या करते हैं, ये 3 और 3 ले लेते हैं, तो ये दोनों सेम है, तो +0। तो इस नंबर में टोटल जो डिफरेंट डिजिट है वो 1 है। अब हम अगला पेयर लेते हैं 2 3 और 1 2। ठीक है, अब हम ये दोनों डिजिट्स कंपेयर करते हैं, 2 और 1 ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे हो गया 1। अब हम सेकंड डिजिट के लिए देखेंगे 3 और 2 ये दोनों भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी हो गया 1। तो टोटल डिफरेंट डिजिट इस नंबर में आ गई 2। अब हम लास्ट पेयर, तो हमें सारे पेयर चेक करने हैं, तो पहले हमने ये और ये चेक करा, दूसरी बार हमने ये और ये चेक करा, अब थर्ड टाइम हम ये और ये चेक करेंगे। तो जो पेयर आएगा वो आएगा 1 3 1 2। तो इस केस में देखो फर्स्ट डिजिट दोनों केस में सेम है, तो ये आ जाएगा 0, और सेकंड डिजिट है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये हमारा आ गया 1। तो अब हमें क्या करना है, रिटर्न द सम ऑफ ऑल द डिफरेंट डिजिट बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ इंटीजर। तो हमें हमने सारे पेयर चेक कर लिए, तो इनका सम रिटर्न करना है। तो 1 + 2 + 1, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4। तो इस केस में हमारा आंसर है 4। तो देखो इन्होंने यहाँ पे डिफाइन भी करा है, तो जो पहला पेयर है 1 3 और 2 3, तो इसमें सिर्फ 1 और 2 ये अलग अलग है, तो 1 आ गया। सिमिलरली 1 3 और 1 2, इसमें सेकंड डिजिट अलग है, तो 1 आ गया। 2 3 और 1 2, तो इसमें दोनों की फर्स्ट डिजिट भी अलग है, दोनों की सेकंड डिजिट भी अलग है, तो 2 आ गया। अब हम ऐसे एक और एग्जांपल जो इन्होंने दिया है, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, 10 10 10 10, तो इसमें जितने भी सारे पेयर्स हैं वो सारे नंबर 10 ही हैं, तो जितने भी पेयर्स अगर होंगे सब में सारी डिजिट 0 ही आती जाएंगी, तो इस केस में फाइनल आंसर होगा 0। अब हमें एक चीज़ देखनी है, अगर हम इस वाले एग्जांपल को ही लें 1 3 2 3 और 1 2, 1 3 2 3 और 1 2। अब एक चीज़ देखो, हम सिर्फ एक बार में, अगर हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट के लिए कंपेयर करें, तो मान लो ये नंबर यहाँ पे होता ही नहीं, ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ पे, ये नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम सिर्फ फर्स्ट डिजिट के लिए कंपेयर करें, तो 1 और 2 ये एक डिफरेंट पेयर है, 1 और 1 ये सेम है, और ये वाला पेयर 2 और 1 ये एक डिफरेंट पेयर है। तो अगर हम ऐसे सारे पेयर वाइज देखने लगे, उससे अच्छा अगर हम ये देखें कि फर्स्ट किसी भी प्लेस पे अगर पहली डिजिट 1 है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो पहली डिजिट है वो 1 है, और उसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे उनमें जितनी बार भी 1 आएगा वो कोई वैल्यू नहीं रखेगा, जितनी बार कोई और नंबर आएगा वही हमारा डिफरेंट डिजिट का काउंट इंक्रीज करेगा। तो सपोज मैंने पहले नंबर के लिए 1 फिक्स कर लिया, दूसरे नंबर के लिए 1 के अलावा जितनी भी नंबर हैं वो हमारे लिए डिफरेंट डिजिट देंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर हैं, 2, एक ही नंबर है सिर्फ, मतलब एक ही नंबर है जिसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो एक ही नंबर है, तो हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर हम इस 2 के लिए देखेंगे फर्स्ट प्लेस पे, तो कितने और नंबर हैं 2 के अलावा, तो 2 बार 1 है, तो हो जाएगा 2 ऐड। और सिमिलरली अगर हम इस 1 के लिए देखेंगे, तो कितनी बार कोई और नंबर है, एक ही बार 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ऐड। ये हमने फर्स्ट प्लेस के लिए कर दिया। अब सेकंड प्लेस पे क्या क्या नंबर थे, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था, मैं दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ, 3 3 2, तो यहाँ पे 3 3 2। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 3, इस 3 के लिए कितनी बार कोई और नंबर है, एक बार कोई और नंबर है 1। इस 3 के लिए कितनी बार कोई और नंबर है, एक बार कोई और नंबर है 1। इस 2 के लिए कितनी बार कोई और नंबर है, तो 2 टाइम्स 3 है, तो 2, तो टोटल कितना आ गया 4, और 4 इस केस में। अब अब हम इनका सम ले लेंगे, तो टोटल आ गया 8। बट मैंने जब इस 3 के लिए देखा तो मैंने ये वाले सारे पेयर्स चेक करे, सिमिलरली जब मैंने इस 2 के लिए देखा तो मैंने ये वाला पेयर भी चेक करा, ये वाला पेयर भी चेक करा, और ऐसे जब मैंने इस 3 के लिए देखा तो मैंने ये वाला पेयर भी देखा और ये वाला पेयर भी देखा। तो मैंने जितने भी पेयर्स देखे वो सारे 2 बार देखे, तो मेरा जो फाइनल आंसर है मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा। ये चीज़ समझे? तो इन शॉर्ट हमें करना क्या है, अगर हमारा कोई नंबर है, मतलब पहली बात तो हमें अगर हमारा कोई नंबर है मान लो 1 2 3, तो इस डिजिट के लिए जो भी वैल्यूज आएंगी, और दूसरा नंबर है मान लो 2 3 4 4 5 6 127 ऐसा कुछ, तो ये सारी डिजिट ये और ये वाली सारी डिजिट्स ये आपस में इंडिपेंडेंट होंगी, तो हम हर इंडेक्स के लिए ऑपरेशन लगा सकते हैं। मतलब सारे इंडेक्स जो आपस में होंगे वो, मतलब
जो सारे इंडेक्स होंगे उनका आपस में कोई लेना देना नहीं होगा। तो हम हर इंडेक्स के लिए, अब हर इंडेक्स के लिए मान लो 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, तो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि इसके अलावा कितनी बार कोई और नंबर आया। तो ये हम इजीली कर सकते हैं काउंट मेंटेन करके। तो हम पूरे एरे में इटरेट करेंगे और 1 के अलावा, मतलब अगर 10 नंबर है टोटल और उसमें से 1 का काउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो मतलब इतनी बार कोई और नंबर आया, समझे, तो मैं उस सम को ऐड कर दूंगा। सिमिलरली मैं इसके लिए करूंगा, सिमिलरली मैं इसके लिए करूंगा, तो ऐसे करके मैं सारे नंबर्स के लिए चेक करूंगा। ठीक है, अब एक बार इसका कोड देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैंने क्या करा, ये एक नंबर बना लिया कि मैं हर बार करंट मेरे प्लेस पे कौन सी डिजिट है, और तो ये बेसिकली एक तरह से काउंट के लिए ही काम करेगा। तो मान लो मैं हर पोजीशन के लिए, हर नंबर के लिए इटरेट कर रहा हूँ 0th पोजीशन, ठीक है, 0th पोजीशन के लिए इटरेट कर रहा हूँ। अब मैंने 0th पोजीशन पे ये मान लिया कि कौन सा नंबर आया। सो लेट्स से 0th पोजीशन पे कौन सा नंबर आया, तो यहाँ पे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो अगर ये सेम है तो बेसिकली अगर मेरा करंट जो मेरा करंट नंबर है उस पोजीशन पे, वो क्या आएगा, एस ऑफ जे माइनस 0। ठीक है, अब अगर वो मेरा नंबर सेम है तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अगर ये मेरा नंबर डिफरेंट है, दैट मीन्स कि कोई और नंबर प्रेजेंट है, तो सब ठीक है। तो अगर कोई और नंबर प्रेजेंट है तो मैं उसको सम में ऐड कर लूंगा, समझे। या फिर इसको हम दूसरा तरीका कैसे कर सकते थे कि दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हो सकता था कि मैं एक हर नंबर के, हर पोजीशन के लिए इटरेट करूंगा। तो 4, तो कितनी पोजीशन होंगी, लेंथ होंगी, हर पोजीशन के लिए इटरेट करा। अब इसमें हर नंबर के लिए मैं काउंटिंग देख लूंगा कि कितनी बार कोई और नंबर आया। तो अब मान लेते हैं मैं पहली बार पहले नंबर के लिए देख रहा हूं, मैं ऐसे कर करके सारे नंबर्स के लिए चेक करूंगा। तो 4, ठीक है। तो अब मैं स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू, सॉरी, यहाँ पे jth नंबर आएगा और इसकी ith वाली पोजीशन पे जो नंबर होगा, तो ये मेरा करंट नंबर है। ठीक है, अब मैं मैप में इंक्रीज कर दूंगा, इसका मतलब मेरी ये वाली वैल्यू आ गई, और एट लास्ट जो मेरा आंसर होगा, अब मैं सारे डिजिट्स पे चेक करूंगा। प्लस इक्वल्स टू, अब मेरे टोटल नंबर कितने थे, n थे, n माइनस करंट नंबर की फ्रीक्वेंसी ऑफ यहाँ पे जो मेरा करंट नंबर है। ठीक है, बट इस केस में लास्ट में क्या होगा, जो मैं रिटर्न करूंगा वो आंसर नहीं करूंगा, आंसर बाय 2 करूंगा, ये समझे। तो मैं हर नंबर के लिए फ्रीक्वेंसी ले लूंगा। अब करंट नंबर अगर मेरा आई है तो उसके अलावा कितने नंबर हैं वो सारे मेरे को पेयर्स ला के देंगे, और लास्ट में मैं 2 से डिवाइड कर लूंगा, क्योंकि इस केस में मैं 1 2 और 2 1 इनको 2 डिफरेंट पेयर कंसिडर कर रहा था। ठीक है, तो अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ, और बट इसके सबमिशंस काफी ज्यादा हो गए थे कॉन्टेस्ट में, तो आई डोंट नो। So you are given a non-negative integer k. There exists a staircase with infinite number of stairs with the lowest stair number 0. तो हमें एक staircase दे रखा है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो हम अब अच्छा देखो,
एलिस हैज एन इंटीजर जंप विद एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 0। तो एक इंटीजर होगा जंप हमारा जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। शी स्टार्ट्स ऑन स्टेयर 1, तो हम इनिशियली फर्स्ट स्टेयर पे होंगे। एंड वांट्स टू रीच द स्टेयर नंबर के। अब हमें लेट से किसी kth स्टेयर पे पहुंचना है, मान लो 4th स्टेयर पे पहुंचना है हमें। यूजिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस इफ शी इज ऑन स्टेयर i। तो अगर वो किसी स्टेयर i पे है तो दो टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो वो i-1 पे जा सकती है। तो पहला ऑपरेशन क्या होगा कि अगर हम i पे हैं तो हम i-1 पे चले जाएं, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, हम अगर i पे हैं तो हम i प्लस 2 की पावर जंप, 2 रेज टू द पावर जंप, इस पे चले जाएं। बट एक और कंडीशन दे रखी है कि दिस जो पहला ऑपरेशन है वो कॉन्जिक्यूटिवली यूज नहीं कर सकते। तो ये वाला जो ऑपरेशन है इसको हम कॉन्जिक्यूटिव यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कि मतलब अगर हमने एक बार डाउन आ गए तो अगली बार हमें अप जाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डाउन आ सकते हैं। हम 2 बार लगातार डाउन नहीं आ सकते, इसका ये मतलब है। और दूसरा क्या है कि जैसे हमने जंप करा तो जो जंप वाला जो हमारा एक इंटीजर था उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो सपोज मैंने फर्स्ट टाइम जंप करा तो मैं i से i प्लस 2 पावर 0 पे जाऊंगा, ठीक है। तो i प्लस 1 पे जाऊंगा। जब मैं सेकंड बार जंप करूंगा, मैं किसी मान लो किसी jth इंडेक्स पे होऊंगा, तब मैं तब मैं jth इंडेक्स से कहाँ जाऊंगा, j प्लस 2 पावर 1। तो इसका मतलब कहाँ जाऊंगा, j प्लस 2 पे जाऊंगा। ऐसे अगर मैं कभी थर्ड टाइम जंप करूंगा मान लो, तो तब क्या होगा, अगर मान लो मैं j पे हूँ तो j प्लस 2 पावर 2, तो मैं j प्लस 4 पे जाऊंगा। तो जो मेरी जंप कर मतलब जो मैं आगे जंप करूंगा वो मेरा हमेशा 2 मतलब ट्वाइस इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। 2 की पावर में इंक्रीज होता रहेगा। तो पहली बार मैं जो जंप करूंगा वो 1 आगे जा सकता हूँ, दूसरी बार मैं 2 आगे जा सकता हूँ, मतलब 2 आगे जाऊंगा। थर्ड टाइम में 8 बार आगे चला जाऊंगा, 4 बार सॉरी, ठीक है। और फोर्थ टाइम में 8 बार आगे चला जाऊंगा। और मैं वापस कितनी बार आ सकता हूँ, वो मैं हमेशा एक ही स्टेप वापस आ सकता हूँ, ठीक है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिससे हम के स्टेयर पे पहुंच जाएं। अब एक चीज देखो, लेट से मैं किसी नंबर पे हूँ, तो पहले एक बार फर्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं, k इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें जो k की वैल्यू है वो है 0। अब हम इनिशियली फर्स्ट ईयर पे थे, तो हमारे पास दो तरीका है, या तो मैं फर्स्ट ईयर से 0th पे चला जाऊं यूजिंग ऑपरेशन 1, ठीक है। दूसरा वे क्या है कि मैं फर्स्ट ईयर से पहली बार अगर मैं, अब देखो मेरा जो जंप है वो 0 है, तो मैंने क्या कहा था कि मैं 0 तो एक स्टेप आगे चला जाऊंगा, तो मैं फर्स्ट स्टेप से सेकंड पे चला गया। अब मैं एक बार पीछे आ जाऊंगा, मैं फर्स्ट अब मैं सेकंड से दोबारा फर्स्ट पे आ गया, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, अब फर्स्ट से एक स्टेप और पीछे आ जाऊंगा, बट ये तो मैं कर नहीं सकता, तो मुझे आगे जाना पड़ेगा। पर अब की बार मैं आगे जा सकता हूँ 2 स्टेप, तो मैं फर्स्ट प्लस 2 थर्ड पे चला जाऊंगा। अब मैं थर्ड से वापस आऊंगा अगर, तो मैं आऊंगा 2 पे। अब मैं दोबारा सिर्फ आगे जा सकता हूँ, तो इससे मैं आगे चला जाऊंगा 4 स्टेप, तो मैं 6 पे चला जाऊंगा। तो मतलब ये एक पॉसिबल वे नहीं है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं 1 से 0 पे आ गया, ठीक है, एक स्टेप नीचे आ गया। मतलब दो ही तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं ना, या तो मैं सेकंड ऑपरेशन फॉलो करूंगा या मैं फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन करूंगा, ठीक है। 0 पे आ गया, अब मैंने डिक्रीज वाला ऑपरेशन करा था, मैं इंक्रीज वाला ऑपरेशन करूंगा, तो मैं 0 से दोबारा सेकंड टाइप का ऑपरेशन करूंगा। और एक क्योंकि मेरी पहली जंप होगी तो मैं 1 पे चला जाऊंगा, और उसके बाद मैं दोबारा 0th टाइप का ऑपरेशन करूंगा, सॉरी फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन करूंगा, और मैं 0 पे आ जाऊंगा। देखो हर बार दो चॉइस है, मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं एक स्टेप नीचे आ जाऊँ, i-1 पे चला जाऊँ, या फिर मेरे पास क्या है, i प्लस 2 पावर जंप, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे तो इस केस में क्या होगा, हमारा i है और जंप है कोई वेरिएबल। नेक्स्ट स्टेप में आगे i है, अब यहाँ पे i की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी और जंप की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे i की वैल्यू i-1 हो जाएगी और जंप की वैल्यू एज इट इज रहेगी। यहाँ पे क्या होगा, i की जगह i प्लस 2 पावर जंप हो जाएगा, कोमा, और हमारी जंप की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो जंप प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये एक तरह से रिकर्जन का क्वेश्चन है, तो हम इसमें डीपी लगाने का ट्राई करेंगे। तो या फिर एक बार एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो k इक्वल्स टू 1 है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि 4 पॉसिबल वे हैं
फर्स्ट कि वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करे और वहीं पे रहे, सेकंड कि वो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करे, फर्स्ट टाइम में जो ऑपरेशन लगाए वो फर्स्ट टाइप का लगाए, मतलब कि एक स्टेप नीचे जाए तो 0th पे आ गए, उसके बाद जो ऑपरेशन है वो फर्स्ट सेकंड टाइप का लगाए, यानी 2 पार 0 स्टेयर्स ऊपर चला जाए तो वो दोबारा फर्स्ट पे आ गए। ठीक है, इस केस में क्या है कि उसने पहली बार सेकंड स्टेप का ऑपरेशन लगाया तो 1 से 2 पे चले गए, उसके बाद फर्स्ट टाइप का ऑपरेशन लगाया तो 2 से दोबारा डिक्रीज होके 1 पे आ गए। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप है वो क्या है कि 1 से पहले 0 पे गए, 1 से पहले एक स्टेप डिक्रीज करा 0 पे गए, सेकेंड टाइम हमने क्या करा 2 पार 0 स्टेप इंक्रीज करे तो 1 पे चले गए, थर्ड टाइम, ठीक है, थर्ड टाइम हमने क्या करा दोबारा फर्स्ट वाला ऑपरेशन लगाया तो हम आ गए 0 पे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा 2 स्टेप ऊपर गए, 2 पार 1 स्टेप ऊपर गए तो हम यहाँ पे आ गए, और इसके बाद हमने दोबारा एक स्टेप नीचे वाला लगाया, हम आगे 1 पे। तो एक पॉसिबल तरीका ये है। दूसरा पॉसिबल तरीका क्या है कि हम 1 पे थे वहीं पे रह गए। थर्ड वे क्या है कि हम 1 पे थे 0 पे गए और 2 पार 0 लगा के 1 पे आ गए। और फोर्थ मेथड क्या है कि हम 1 पे थे, इससे हम एक ये ऐड करके 2 पे चले गए और उसके बाद दोबारा एक स्टेप नीचे जाके 1 पे आ गए। तो ये 4 पॉसिबल वेज हैं। बट एक चीज देखो, अब हम जो पावर्स में जंप कर रहे हैं तो हम एट मैक्स कितने ही जंप कर पाएंगे। तो इन्होंने जो कंस्ट्रेंट्स दिए हैं उसमें यह है कि जो नंबर है वो 10 की पावर 9 तक हो सकता है। इसका मतलब हम जो आगे जंप कर सकते हैं, जो फॉरवर्ड जंप्स कर ले सकते हैं हमारी, जो 2 पावर जे है, इसमें जो जे है वो 32 से ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो 32 से ज्यादा चला गया तो वो के की इस वैल्यू को इंक्रीज कर देगा। और वैसे भी ये देखो कि अगर हम इनिशियल स्टेप, अगर हम किसी ith मूव पे हैं तो हम अगली बार कहाँ जा सकते हैं, या तो हम i-1 पे जा सकते हैं या फिर मैं 2 की पावर j पे जा सकता i प्लस 2 की पावर j पे जा सकता हूँ। ठीक है, अब इस चीज को मैं ऐसे देखूंगा कि फर्स्ट ऑपरेशन अगर है तो ये है, सेकंड ऑपरेशन मेरा क्या मेरे रेंज क्या हो सकती है कि मैं 2 स्टेप पीछे आ सकता हूँ, तो मैं आई से कहां तक जा सकता हूँ 2 स्टेप पीछे जा सकता हूँ। अगर मैं एक ही मूव चलता हूँ तो मेरी रेंज यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। अगर मैं 2 बार कोई ऑपरेशन चलता हूँ तो मैं 2 स्टेप तक पीछे आ सकता हूँ, तो i-2 तक ही हो सकती है। और मैं आगे कितना जा सकता हूँ, i प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। ठीक है, तो जो मेरी आगे वाली रेंज है वो i प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो मैं 3 बार ऑपरेशन चलता हूँ, ठीक है, तब मेरी रेंज क्या हो सकती है, मैं 3 स्टेप तक पीछे आ सकता हूँ i-3, और मैं आगे कितना जा सकता हूँ i प्लस 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2। तो ये जो रेंज है 2 पावर 2, ये जो रेंज है ये हमारी काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 32 मूव से ज्यादा नहीं जा सकते। तो बेसिक तरीका क्या है कि हम इसमें रिकर्जन ही अप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको मेमोराइज कर देंगे, क्योंकि जो देखो मैंने जो ट्री बनाया था इसमें हमें 2 ही वेरिएबल मेंटेन करने थे, ith जो करंट स्टेप है हमारा, और जो हमारी नंबर जो पावर है बेसिकली कि हम कौन सी जंप पे हैं। और एक अब हमें क्या करना है, हमें kth पे पहुंचने के टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। तो हम एक और वेरिएबल k लेके चल देंगे जिसको मतलब जिसके हम वेज ऐड करते जाएंगे। तो एक बार इसका डीपी देखते हैं। तो मैंने क्या, तो इसका रिकर्जन वाला सोल्यूशन देखते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वेरिएबल तो k है, ये तो बस मैंने स्टोर करने के लिए रखा कि मैं उस k से ज्यादा ना जाऊं, और कितना आगे नहीं जा सकता मैं। अगर मैं k प्लस 5 से आगे चला गया तो अब एक चीज ये देखो क्या है कि अगर मान लो मेरे को जाना था 5 पे, या मान लो मेरे को जाना था 10 पे, तो अगर मैं 11 पे चला गया तो मेरे पास पॉसिबल तरीका है कि मैं एक स्टेप पीछे लेके आ जाऊं। या फिर अगर मान लो मैं 12 पे हुआ, ठीक है, तो मैं 2 स्टेप पीछे लेके आ सकता हूं, बट मेरे को 2 स्टेप पीछे जाने के लिए एक बार आगे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो मैं 13 पे हुआ तो मुझे 3 स्टेप पीछे लेने पड़ रहे हैं, बट मुझे 3 स्टेप पीछे लेने के लिए कितना आगे जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 बार मुझे आगे जाना पड़ेगा, तो 1 प्लस 2। ठीक है, अगर मैं 14 पे हुआ तो मैं 4 स्टेप पीछे आना है, बट मुझे 4 स्टेप पीछे आने के लिए एटलीस्ट 3 बार आगे जाना पड़ेगा, यानी मैं एक बार पीछे आया फिर एक बार आगे गया,
फिर एक और बार पीछे आया, फिर एक और बार आगे गया। ठीक है, तो ऐसे आप ये देखोगे कि मैं एक बारी में ज्यादा पीछे नहीं आ सकता, क्योंकि मेरा जो फॉरवर्ड जंप है, देखो दो टाइप के जंप है, बैकवर्ड जंप है वो मेरा हमेशा एक से ही कम हो रहा है, बट जो मेरा फॉरवर्ड जंप है वो मेरा एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ज्यादा पीछे नहीं आ सकता। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा है कि अगर मेरा जो करंट जंप है वो k+5 से ज्यादा हो गया तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा 0, क्योंकि फिर मेरे पास k तक आने के लिए कोई भी पॉसिबल तरीका नहीं है। दूसरी चीज, अगर मेरा जो जंप है वो 31 से ज्यादा हो गए तो मैं जो 10⁹ वाली कंस्ट्रेंट है इसको एक्सीड कर जाऊंगा। ठीक है, अब उसके अलावा अब अगर मान लो मेरा ith नंबर, मतलब जो मैं करंट स्टेप है, अगर वो मेरा k है तो मैं अपने आंसर को वन से इंक्रीज कर दूंगा। दूसरी चीज, मुझे एक बुलियन मेंटेन करना पड़ेगा कि मैंने अब देखो मैंने यहाँ पे जो ट्री बनाया था इसमें हमने ये आई और जंप रखा था, हमें साथ में एक और चीज रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इस स्टेप पे दोबारा आके i-j वाला ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पिछली बार सेम ऑपरेशन करा था। तो मुझे एक और बूल बनाना पड़ेगा कैन, कि मैं अब की बारी अगर मान लो मैंने ये वाला ऑपरेशन कर दिया तो मेरा इस टाइम पे जो कैन था वो 1 था, मैंने ये वाला ऑपरेशन कर दिया तो मैं इस टाइम पे दोबारा जंप नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने 3 वेरिएबल बना लिए, आई, जंप और कैन, कि मैंने पिछली बार मतलब बैकवर्ड स्टेप लिया था या नहीं। तो अब देखो अगर मैं पीछे जंप कर सकता हूँ तो मैं के एज इट इज रहेगा मेरा, i-1 पे चला जाऊंगा, मैं एक स्टेप नीचे चला गया, जंप मेरा एज इट इज रहा, और मैं अगली बार जंप नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इस टाइम पे जंप कर लिया। दूसरा केस क्या होगा कि अगर मेरा i प्लस जो मेरा, अब देखो मैं ये दिस इज सेम एज 2 पावर जंप। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है कि मैं फॉरवर्ड जंप करूं, और मैं फॉरवर्ड जंप तब भी करूंगा जब मैं k+1 तक ही जाऊंगा। अगर मैं k+1 से आगे निकल गया तो मैं वापस कभी पीछे नहीं आ सकता। तो इस केस में क्या होगा कि मेरे जो पोजीशन होगी y+2 पावर जंप हो जाएगी, मेरा जंप काउंट एक इंक्रीज हो जाएगा, और इस केस में मैं अगली बार एक स्टेप पीछे आ सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 रख लूंगा। और ये बस मैंने अब क्योंकि हमें 3 डिजिट में वो लेना था तो मैंने मैप बना लिया था, हम इसको डीपी ऑफ ऐसे इंट कोमा इंट भी ले सकते हैं। ठीक है, और एट लास्ट हम ये रिटर्न कर जाएंगे उसको हमने डीपी में स्टोर करा है। तो आई होप आपको चारों प्रॉब्लम समझ आए होंगे। थैंक्स।